मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों, नमस्कार। AFEIS के आज 5 अगस्त 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जान ही रहे होंगे कि पिछले वर्ष जिस IAS के एग्ज़ाम की शुरुआत हुई थी उसके अंतिम परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस घोषित परिणाम के तहत जिन भी युवाओं ने सफलता हासिल की है उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। साथ ही साथ जो अपने मन की सफलता हासिल नहीं कर सके हैं उन्हें शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि वो अगले प्रयास में अपने मन की सफलताएं हासिल कर सकें। और साथ ही साथ जो असफल हो गए हैं उनसे कहना चाहूँगा कि दोस्तों, असफलता जैसी कोई बात नहीं होती है। सफलता की जो मंजिल है वो सच पूछिए तो सीढ़ी दर सीढ़ी हमें वहाँ तक पहुँचाती है। तो आप यूँ कह लीजिए कि यह जो असफलता है यह एक सीढ़ी मात्र है। यहाँ तक आप पहुँचे हैं, ऊपर आपकी प्रतीक्षा हो रही है। आपके अगर प्रयास जारी रहेंगे तो डेफिनेटली आप भी वहां पहुंचेंगे। और हो सकता है कि आप में से कुछ ऐसे हों जिनका यह अंतिम प्रयास रहा हो, और अगर अंतिम प्रयास नहीं भी रहा हो तो आप ये निर्णय लेने जा रहे हैं कि नहीं, अब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन नहीं देना है। तब भी निराश और हताश होने की कोई ही बात नहीं है। ये कभी मत समझिएगा कि अगर आप सिविल सर्वेंट नहीं बन सके तो अब आप कुछ भी बनने लायक नहीं हैं। आप नहीं जानते कि कौन सी और इससे भी कई गुना बड़ी बात आपकी प्रतीक्षा कर रही हो। दोस्तों, जीवन को बहुत संकीर्ण दृष्टि के साथ देखने की जो हमारी इच्छा या जो धारणा या जो विचार है उसे बिल्कुल त्याग दीजिए। जीवन बहुत विराट है, बहुत विशाल है, बहुत व्यापक है। अगर हम चलते रहते हैं तो मान करके चलिए कि कोई बहुत बेहतर मंजिल तक पहुंचते हैं। इसलिए निराशा का कहीं कोई भी कारण दिखाई नहीं देता है और आपको अपने मन में निराशा का भाव नहीं लाना चाहिए। हाँ, ठीक है, थोड़े समय तक के लिए खराब लगेगा, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप उससे जितनी जल्दी हो सके उबरें। तो दोस्तों, आज के मुख्य विषय के तहत मैं जो IAS के परिणाम आए हैं इसी के बारे में आप सबसे कुछ बातें करूंगा। लेकिन आइए पहले कुछ एक दो जो दूसरी महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हें देख लेते हैं। न्यूज़ में आपने सुना होगा, अखबारों में भी आपने पढ़ा होगा कि इब्राहिम अलकाजी नहीं रहे। इब्राहिम अलकाजी जो बेसिकली रंगमंच के बहुत ही महानतम निर्देशकों में से एक हैं। इब्राहिम अलकाजी बहुत बचपन से हम लोग उनका नाम सुना करते थे। बहुत महान रंग निर्देशक रहे हैं और खासकर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नाम आपने सुना होगा, जिसमें आज बहुत से जो फिल्म इंडस्ट्री में जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं वो यहाँ से ट्रेनिंग लेकर के जाते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से। उसके वो अध्यक्ष रहे हैं और साथ ही साथ दिल्ली में ही उन्होंने आर्ट हेरिटेज गैलरी की स्थापना भी की थी। इनके जो 2 नाटक हैं वो बहुत प्रसिद्ध हैं जो इन्होंने निर्देशन दिए। एक है इसमें से दोस्तों आषाढ़ का एक दिन। ये मोहन राकेश का लिखा हुआ नाटक है। मैंने ये नाटक कई बार पढ़ा है और अलका जी के निर्देशित में तो नाटक मैंने ये नहीं देखा है, लेकिन दूसरों के निर्देशन में इस नाटक को मैंने 2-3 बार देखा है और नाटक को पढ़ा तो पता नहीं कितनी बार है। ये इनका बहुत ही प्रसिद्ध निर्देशन माना जाता है। और दूसरा है अंधा युग। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इन दोनों नाटकों को कभी समय निकाल सकें तो पढ़ें। अंधा युग धर्मवीर भारती का लिखा हुआ नाटक। धर्मवीर भारती का नाम आपने शायद सुना होगा। पहले धर्मयुग एक पत्रिका निकला करती थी हम लोगों के समय में, जो हिंदी की एक मानक पत्रिका मानी जाती थी और घर घर में वो पत्रिका आती थी। धर्मयुग के संपादक रहे हैं धर्मवीर भारती जी, और अंधा युग उनका अद्भुत नाटक है। महाभारत को लेकर के है, महाभारत के बिल्कुल अंतिम हिस्से को लेकर के है अंधा युग, है ना। जब युद्ध स्थल पर युद्ध हो चुका है, क्षत विक्षत लाशें पड़ी हैं, ये हैं, और उस समय क्या विचार चलता है आप पढ़ेंगे तो दंग रह जाएंगे। हालांकि भाषा उसकी थोड़ी सी कठिन भाषा है। आज के हिसाब से हम लोगों को तो बहुत ही मजा आता था। और धर्मवीर भारती का ही उनकी एक और रचना है जो उपन्यास है, शायद आपने नाम सुना हो, गुनाहों का देवता। उसकी नायिका है सुधा और उसके नायक है चंदर। ये दोनों अपने समय में बहुत प्रसिद्ध नायक नायिकाएं रही हैं और गुनाहों का देवता पढ़ने के पीछे तो लोग पागल थे अपने समय में।
आज भी यह उपन्यास पढ़ा जाता है। तो धर्मवीर भारती अपने आप में बहुत महान लेखक रहे। मैंने दोस्तों जानबूझकर के इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताया है, क्योंकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आप जानते हैं कला, साहित्य और संस्कृति का भी छोटा सा अंश होता है। अगर किसी वजह से यूपीएससी को कोई लिंक मिल जाता है तो फिर वो उस लिंक का इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से थोड़े से अपने नॉलेज को एक्सटेंड करके आपसे प्रश्न पूछ भी लिया करता है। इसलिए मैंने थोड़े से विस्तार से आपके सामने ये बातें की हैं। दोस्तों, जो आज की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो देश में घटित हुई है आप जानते हैं, वो है राम जन्मभूमि पूजन समारोह। राम जन्मभूमि का अब आज पूजन हो गया है और अब उस पर एक विशाल, आप यूं कह लीजिए, राम मंदिर का निर्माण होगा, जो सामान्यतः कहा जा रहा है कि 2.5-3 साल में वह निर्माण पूरा हो जाएगा। अखबारों में 2-3 दिन से आप देख रहे हैं राम के चरित्र के बारे में, राम की कथाओं के बारे में, वहाँ के भूमि पूजन समारोह के बारे में ढेर सारी खबरें विस्तार से आ रही हैं, लेख भी आ रहे हैं। तो उन पर बातें करना मैं जरूरी नहीं समझता, और सच पूछे तो आज का यह मेरा मुख्य विषय है भी नहीं। चूंकि सिविल सर्विस में, जैसा कि मैंने कहा, कला, साहित्य, संस्कृति आपका एक बहुत महत्वपूर्ण अंश है, तो इस पर मैं बात करूंगा कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में यह घटना आपके लिए किस तरह से महत्वपूर्ण हो सकती है, किस एंगल से आपको इसे देखना समझना चाहिए। लेकिन आज थोड़ी सी 1-2 बातें मैं जरूर कहना चाहूंगा। अगर आप अपने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स उठा करके देखेंगे तो मुझे ध्यान आ रहा है कि शायद 2-3 साल पहले एक बड़ा खूबसूरत प्रश्न पूछा गया था। मेंस की बात मैं कर रहा हूं। उसमें यह पूछा गया था, उसका सेंस ये था, एग्जैक्ट शब्द तो मैं नहीं बता सकता अभी, अचानक ये बात मेरे दिमाग में आई है कि भारत में आप देखिए कि कितनी सांस्कृतिक विविधता है, बहुत ही सांस्कृतिक विविधता है, भौगोलिक दृष्टि से भी, खान पान, समारोह, हर दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से इतनी विविधताएं हैं। इसके बाद भी भारत में कहीं न कहीं एकता है, और विविधता में एकता भारत की सबसे बड़ी आपके कह लीजिए शक्ति मानी जाती है ना, आश्चर्यजनक शक्ति मानी जाती है विविधता में एकता। तो प्रश्न कुछ इस तरीके का था कि भाई इतनी सारी विविधताएं हैं तो उसमें एकता है कैसे। तो कुछ 3 या 4 कहते 4 उन तत्वों को बताइए जिसकी वजह से ये एकता बनी हुई है। कैसे पूरे के पूरा देश एक है, वो कौन सी चीज है। तो दोस्तों, उसके तहत आप पाएंगे कि जो राम है वो एक बहुत बड़े तत्व है। राम बेसिकली चाहे चरित्र है, नायक है, ईश्वर है, आप जो मानना चाहे आप मानने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन जो राम का जो चरित्र है, चरित्र का रूप में मैं पात्र के रूप में नहीं कह रहा हूं, उनका जो अपना जो गुण है, जो व्यक्तित्व का गुण है, वो इतना महान, इतना व्यापक, इतना उदार, इतना लिबरेट, इतना डेमोक्रेटिक और इतना वेलफेयर ओरिएंटेड है, लोक कल्याणकारी है कि पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी चले जाइए, आपको वहां के लोक कथाओं में, वहां के लोक कलाओं में, वहां के लोक मंचों में, वहां के धर्म में आपको राम की झलक दिखाई दे जाएगी। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि राम हमारे हिंदुस्तान की जो सांस्कृतिक चेतना है, उसकी आत्मा है, उसके केंद्रीय बिंदु है। फ्रेंड्स, आपने कुछ इस तरह की भी बातें सुनी होंगी कि लेकर के आवाज उठे कि वहां प्रधानमंत्री जी को भूमि पूजन के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारा एक सेकुलर स्टेट है। फिर कुछ लोगों ने यह भी की कि आपको मालूम है कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो मामला था वो बहुत लंबे समय से चला है, तो जो मुस्लिम पक्षकार थे उनको भी इसमें आमंत्रित किया गया है, तो उनको आमंत्रित किया जाना चाहिए था या नहीं किया जाना चाहिए था। व्हाट्सएप पर भी इसके बारे में, इसके विरोध में बातें आई। सच पूछे तो यही तो राम है, यही तो सबरी है, यही तो राम है कि हम अपने विरोधियों का भी उतना ही सम्मान करते हैं, यानी कि हर तरह के विचारों का सम्मान करते हैं, हर तरह की भावनाओं का सम्मान करते हैं, हर तरह के धर्म, भाषा और संस्कृति का सम्मान करते हैं। यही तो राम है। उत्तर से दक्षिण तक की जो उनकी यात्रा है यही तो बताती है। तो ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको लेकर के हम आगे बातें करेंगे सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। चूंकि आज यह एक बहुत बड़ा समारोह का दिन है, तो मुझे लगा कि नहीं, इसके बारे में कुछ बातें तो जरूर मुझे करनी ही चाहिए। तो दोस्तों, आइए अब मैं मुख्य विषय पर कुछ बातें करूं। आईएएस के भी जो परिणाम आए हैं उसको लेकर के कुछ बातें।
दोस्तों, इस बार के परिणाम भी जब आप देखेंगे, अभी तो आने जो सब सक्सेस स्टूडेंट रहे हैं उनके बायोडाटा आने शुरू होंगे, क्या सब्जेक्ट थे, क्या थे, ढेर सारी बातें आपको जानने समझने को मिलेंगी। लेकिन ये स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है, जितनी भी सूचनाएं आई हैं, कि इस बार भी जो इंजीनियर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उन्होंने बहुत अच्छी सफलता हासिल की है। और खासकर टॉप में जब हम देखते हैं तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, अभी फिलहाल मैं ज़्यादा कहने की स्थिति में समय को देखते हुए नहीं हूं, लेकिन एक तो बातें मैं आपको जरूर सजेस्ट करना चाहूंगा। फ्रेंड्स, बहुत सी बातें अभी आपको सुनने और पढ़ने को मिलेंगी। जो टॉपर्स हैं वो अपनी अपनी बातें बताएंगे, किस तरीके से उन्होंने तैयारियां की। कुछ लोगों के बारे में अभी तक जो बातें आई हैं ये है कि उन्होंने अपनी बहुत बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़ दी और पूरे समय पढ़ाई में लगा दिया। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने नौकरियां नहीं छोड़ी, नौकरियां करते हुए भी, क्योंकि उनकी ज़रूरत थी, नौकरियां करते हुए उन्होंने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की। कुछ लोगों के बारे में ये सुनेंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इतनी अच्छी रैंकिंग लेकर के आ गए कि वो प्रॉपर आईएएस में आ रहे हैं। कुछ लोगों के बारे में, जैसे टॉपर्स के बारे में भी अभी तक जो खबरें मुझे पढ़ने को मिली हैं कि शायद उनका 5वां या 6वां अटेम्प्ट था, यानी कि इतने लंबे समय तक वो इसमें लगे रहे। तो इस तरह की अलग अलग बातें आपको पढ़ने को मिलेंगी। कुछ को मिलेगा कि उन्होंने कोचिंग ली, कुछ को मिलेगा के बारे में मिलेगा कि उन्होंने अपने घर में तैयारी की। इस तरह की बातें आपको मिलेंगी। आपके लिए संकट यह होगा कि इसमें से आप किसे सही माने किसे गलत माने। देखिए, वो जो कह रहे हैं वो अपनी बात कह रहे हैं, अपने ढंग से वो सही कह रहे हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी सही हो। देखिए, अगर कोई एक बात सही होती तो सब वही कह रहे होते ना, लेकिन सब वही नहीं कह रहे हैं। सब अपनी अपनी स्थितियों के अनुसार, अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपनी बातें कह रहे हैं। तो मित्रों, बस एक ही सलाह फिलहाल मेरी है कि आप सब उनकी बातें सुनिए, बड़े धैर्य से सुनिए, इत्मीनान से सुनिए, पूरे विश्वास के साथ सुनिए। उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको लगते हैं अपनी तैयारी के लिए उन्हें नोट कर लीजिए, और उन सबको सुनने और समझने के बाद फिर आप अपना प्लान तैयार कीजिए। किसी से आप इतने प्रभावित मत हो जाइए कि आप ये फैसला कर लें कि नहीं, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही करना है। हाँ, अगर आपकी स्थितियां सब कुछ बिल्कुल वैसी आपको इजाजत दे रही हो तो फिर बात अलग है, लेकिन सामान्यतः मैं समझता हूं कि एक स्टूडेंट की स्थिति दूसरे स्टूडेंट की स्थिति के बिल्कुल पैरेलल कैसे हो सकती है, वह संभव नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आप इस व्यावहारिक दृष्टि से उन सब के इंटरव्यूज को सुनेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, तो शायद आप अपने लिए एक बहुत बेहतर प्लान तैयार कर सकेंगे। तो दोस्तों, आज के मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं राजीव यादव उत्तर प्रदेश से और रोहित साहू झांसी उत्तर प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और मित्रों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करना चाहूँगा। नमस्कार।